सो यूएससीपीएफआर लेक्चर में आज हम सेकंड लेक्चर की ओर मूव ऑन होने वाले हैं। और आप लोगों ने कल पहला लेक्चर को अटेंड किया। उसके बाद आज हम आप लोगों ने मुझे नोट्स भी भेजे। उस नोट्स को मैंने रिव्यू किया। सो उसके बियॉन्ड अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके काम में आएंगे। चलिए, सो हम लेक्चर 2 की ओर मूव ऑन करते हैं। सो लेक्चर 2 में आपने सीखा था पहले लेक्चर में अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। जी सर, लेक्चर 2 में हमने सीखा था। आज मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ में स्टार्ट कर रहा हूं, नोट रिसीवेबल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले, अगर आप किसी को कोई गुड्स सेल करते हैं तो आपकी बुक्स में सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल आता है। जी सर, आपकी बुक्स में क्या आता है? अकाउंट्स रिसीवेबल। और अब उस अकाउंट रिसीवेबल के बदले में अगर आपको नोट मिल जाए, यानी कि जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपने सुना होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सुना है इंडिया में कि नहीं? जब आप 11th क्लास में अपनी अकाउंटिंग करते थे तो वहां पर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिल जाते थे। ठीक है। तो इसको यहां पर हम नोट रिसीवेबल के नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे? नोट रिसीवेबल। ठीक है सर, नोट रिसीवेबल के नाम से हम जानेंगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये नोट रिसीवेबल जो हैं, क्या ये आपकी डेटर्स में काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके डेटर्स में आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा क्वेश्चन ये है। सभी को चैट बॉक्स बॉक्स में पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं आएंगे सर। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज आप जनरल एंट्री क्या करते हैं? AR अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जी सर। और जब बदले में आपको नोट रिसीवेबल मिल जाए तो नोट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू AR, तो ये आपके AR में नहीं आ सकती। तो ये जनरल एंट्री आपको अकाउंट रिसीवेबल में समझ में आनी चाहिए। आई गेस आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं हम। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट। जब हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पर, सो वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल बन जाते हैं। जी सर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो आपके अकाउंट रिसीवेबल तो बन गए, गुड सेल ऑन क्रेडिट। सेकंड कॉन्सेप्ट मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं। आप मुझे बताएंगे, गुड्स में जब हम सामने वाले को डिस्पैच करते हैं तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, उसको हमें क्या डेटर्स में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहला क्वेश्चन तो ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कई बार, तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है FOB 8, शिपिंग शिपिंग पॉइंट। और एक आपका होता है FOB 8, डेस्टिनेशन। ठीक है। सो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। डेस्टिनेशन यानी कि हम सामने वाले को उसके प्लेस पर गुड्स को पहुंचा कर देंगे। जैसे आप सोचो कि आपका बिजनेस इंदौर में है। ठीक है। जी सर, इंदौर में है। और इंदौर से आपने माल मुंबई भेजना है। ठीक है। और बीच में आती है ट्रांसपोर्ट। ये आगे ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले आप गुड्स कहाँ भेजते हैं? ट्रांसपोर्ट पे भेजते हैं। और ट्रांसपोर्ट से ही क्या है, वो गुड्स आपका जाता है सीधे। तो पहले आपने ट्रांसपोर्ट पे भेजा। जी सर। और फिर वो ट्रांसपोर्ट से माल कहाँ जाएगा? मुंबई जाएगा। तो इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, शिपिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट। अगर शिपिंग पॉइंट टर्म्स एंड कंडीशन है तो इसका मतलब जैसे ही गुड्स ट्रांसपोर्ट पे पहुंचा आपकी बुक्स में डिटेल्स बुक हो जाना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो सर डेटर्स, हमने क्या बोला कि हम आपको
शिपिंग पॉइंट यानी ट्रांसपोर्ट पे डालते ही, और अगर हमने शिपिंग की जगह डेस्टिनेशन रखा है, यानी कि गुड्स जब मुंबई पहुंचेगा तब हमारी बुक्स में डेटर्स आनी चाहिए, डेटर्स या अकाउंट रिसीव वर्ड एक ही है। ठीक है सर। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट पे गुड्स डाल दिया, तो हमारी ऑनरशिप खत्म हो गई, अब ये ट्रांसपोर्ट वाला मुंबई पहुंचा के देगा गुड्स। तो जो एक्सपेंसेस हैं, अगर शिपिंग पॉइंट है, यानी कि यहीं पर ऑनरशिप कंप्लीट हो जाती है, यहां पे पहुंचाने पर नहीं होती है, तो कई बार हम क्या करते हैं, बायर के बिहाफ पर एक्सपेंसेस पे कर देते हैं कि हम आपके बिहाफ पे पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमने ट्रांसपोर्ट पर गुड्स डाल दिया, वैसे ही हमारी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन हमने पैसे किसके बिहाफ पे किए हैं, बायर के बिहाफ पे। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, वो आपके डेटर्स में यानी कि अकाउंट रिसीवेबल में ऐड होने चाहिए। बात समझ में आई या नहीं होनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने गुड्स शिपिंग पॉइंट पर डाल दिया, यानी ट्रांसपोर्ट पर डाल दिया, इसी टाइम हमें हमारी बुक्स में डेटर्स को क्या कर लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए, जैसे ही हमने ट्रांसपोर्ट पर डाला है। सो अभी हमें रेवेन्यू नहीं समझना, हमें डेटर्स के बारे में बात करना। तो हमने ट्रांसपोर्ट पर डाल दिया, यहीं पर ऑनरशिप खत्म हो गई, लेकिन वो माल के लिए पैसा हमने पे कर दिया। क्या हमें पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमने तो यहीं दे दी, पे तो उसको करना चाहिए, बट हमने पे कर दिया, ट्रांसपोर्ट वाले ने बोले पैसा दो। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उससे डेटर्स के रूप में, इनवॉइस के रूप में उससे कलेक्ट करेंगे, यानी हम डेटर्स में इस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे कि हमें उससे लेना है। लेकिन अगर हमने शिपिंग पॉइंट पे बोला है कि हम तुमको पहुंचा के देंगे, तो खर्चा उससे थोड़ी हमारा ही खर्चा है, फिर हम उससे रिकवर नहीं कर सकते। तो शिपिंग पॉइंट पे ऐड करेंगे और डेस्टिनेशन पर ऐड नहीं करेंगे। तो जो शिपिंग पॉइंट है उसमें हमें ऐड करना है, और डेस्टिनेशन में हमें ऐड नॉट टू बी एडेड। बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर हो गई हो तो बोल देना। चलिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखते हैं कि आप लोग उस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इस तरह से आप माइंड आता है तो आपकी माइंड एक्सेप्ट करती कि सारी सारी चीजें क्या फर्निश कर सकते हो, जैसा एक्सेप्टिंग माइंड एक करता हूं पूरी डायरेक्ट कर सकते हो। आई पास कर डालो तो सारी चीजें का कुछ भी एवरी वर्क कुछ भी ऐड कर सकते हो। देयर आर टू ऑप्शंस नो नेसेसरी आपको खुद से ऐसे ही वर्क कुछ भी एंटर करो थोड़ा। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना भी 1 और 2 मिनट के अंदर। ट्राई कीजिए। चलिए सर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन 1 जून पिट कंपनी सोल्ड मर्चेंडाइज, लिस्ट प्राइस 5,000, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 30% एंड 20%। ठीक है। द सेल वॉज मेड एट शिपिंग पॉइंट, देखिए यहाँ पे लिखा शिपिंग पॉइंट, शिपिंग पॉइंट पे हमने गुड्स ट्रांसफर कर दिया। पिट प्रीपेड 200 डिलीवरी कॉस्ट टू बर्न एज एन एकोमोडेशन, मतलब उसकी हेल्प करने के लिए हमने पे कर दिया।
पिट रिसीव फ्रॉम वर रेमिटेंस इन फुल पेमेंट अमाउंटिंग टू, कितना पैसा हमें उससे रिकवर करना चाहिए। सो सभी बच्चों ने 2944 दिया, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया या शुड आई एक्सप्लेन? सर आप बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने 5000 का गुड सेल किया था। जी सर, 5000 का हमने गुड सेल किया, 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, है ना। पहले 30% माइनस किया तो 3500 आ गया। फिर उसका 20%, वो आ गया आपका -700। तो कितना बचा? 3500 -700, 2800। तो 3000 तो ऑप्शन में है ही नहीं सर। अच्छा हाँ, सॉरी, यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी लिखा है ना यार, उसमें डिस्काउंट भी लिखा है। सर 5000 में से सबसे पहले 1500 गया, तो 3500 बचा। ठीक है। और 3500 में से चला गया 2800। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि क्रेडिट टर्म वॉर 2/15 and 40। और देखिए हमने सेल करी थी जून 1 को, इसका मतलब उसने जब 12 जून को ही पेमेंट कर दिया, इसका मतलब 15 दिन के अंदर पेमेंट हो गया, तो हम उसको 2% और डिस्काउंट देंगे। जी सर, तो 2% और डिस्काउंट देंगे, यानी कि 2800 का 98% ही रिसीव करेंगे। तो 2744 प्लस उससे क्या करना है, 200 डिलीवरी चार्जेस लेना है। तो 2744 +200, तो 2944 इस तरीके से आया है। इज इट क्लियर? कभी भी डिस्काउंट डिलीवरी चार्जेस के ऊपर मत दे देना, कई बच्चे क्या करेंगे, खैर वो तो ऑप्शन में नहीं है, कि 2800 +200 कर दिया, बोले 3000 हो गया, और उसको हम डिस्काउंट मिले, तो ये काम नहीं करना है। 2940 ऑप्शन में नहीं था, अगर इत्तेफाक से नहीं था, लेकिन अगर एग्जामिनर चाहता तो ये भी पॉइंट में डाल सकता था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या यहाँ तक मैं समझूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि फीडबैक मुझे प्रॉपर चाहिए इस पर्टिकुलर क्लास में जो बच्चे लाइव आते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और सैंपल बेसिस पे कर लेते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने और है, ये तो शायद हमने कर लिया था कल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहां आपके पास एक क्वेश्चन और है। ऑन December 31st, बैलेंस शीट ऑफ मान कंपनी, द करंट रिसीवेबल कंसिस्ट 93,000 ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस 2000, क्लेम अगेंस्ट शिपर फॉर गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट, उसके बाद सीलिंग प्राइस अनसोल्ड गुड सेंट बाई द कंसाइनमेंट। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कंसाइनमेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने एमसीक्यू के साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करना है। कंसाइनमेंट और कंसाइनी का क्या मतलब होता है, ये हमें एक कॉन्सेप्ट में सीखना है। हम्म। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मान के चलिए मेरा इंदौर में एक ऑफिस है, एक मेरी फैक्ट्री है। ठीक है, मेरी एक फैक्ट्री है इंदौर में, और मैं अपना कुछ माल भोपाल से बेचता हूं। तो मैंने अपना कुछ माल भोपाल में ट्रांसफर कर दिया, और मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं भोपाल में मेरा जो एजेंट है उसको सही प्राइस नहीं बताना चाहता, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं 1000 प्लस उसमें 20% प्रॉफिट जोड़ के उसको इनवॉइस बना देता हूँ कि 12,000 का माल है। बताइए क्या मेरा ये डेटर्स है या नहीं है? मैंने इंदौर से भोपाल में गुड्स ट्रांसफर किया, और मेरी पॉलिसी है कि मेरे एजेंट को मेरी प्राइस ना पता चले, तो मैं उसमें 20% का प्रॉफिट जोड़ के उसको इनवॉइस कर देता हूं, और उससे बोल देता हूं कि यार जब माल बिक जाए तो मुझे पैसा दे देना। तो क्या ये आपका स्टॉक है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपका स्टॉक है या नहीं है, ये आपका डेटर्स है या नहीं है? किसको डेटर्स लगता है, किसको स्टॉक लगता है, चैट बॉक्स में लिखें। यस और नो नहीं लिखना है सिर्फ, ये स्टॉक है या डेटर्स है। तो सर ये स्टॉक है, डेटर्स नहीं है, क्योंकि अभी ये मेरा, एक सेकेंड,
मेरे व्हाट्सएप खुला हुआ तो बार बार। तो सर ये मेरा स्टॉक है। तो जो भी गुड्स कंसाइनमेंट पर होता है वो आपका अकाउंट रिसीवेबल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में क्या मुझे ये कंसाइनमेंट वाला स्टॉक कंसीडर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट माई अकाउंट रिसीवेबल। तो ये तो नहीं होगा। सॉरी, ये जो 26 है ना, हाँ। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन लीज। क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन लीज इज माय अकाउंट रिसीवेबल या अदर रिसीवेबल? तो अदर है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ अब ये पूछा गया, क्लेम अगेंस्ट शिपर फॉर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, क्या ये उससे पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हम्म। तो ऑब्वियसली बात है सर, गुड्स लॉस्ट हो गया तो एक तरीके से उसके पास गुड्स है तो मेरा डेटर्स हो गया वो। यार, मैंने तुम्हें गुड्स भेजा, अब मुझे तुमसे पैसा लेना है कि नहीं लेना, लिख रहा है ना क्लेम अगेंस्ट शिपर। तो वो भी मेरा डेटर्स है। तो 26 तो नहीं है, 30 नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? सर 93 ट्रेड रिसीवेबल, उसमें से अलाउंसेस माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पे नेट रिसीवेबल वर्ड लिखा है, नेट रिसीवेबल। तो इसका 93 माइनस 2 91, और 91 प्लस 3 कितना हो गया? 94 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई आपको? तो आपको नोट्स में देखिए, जब आप लोग नोट्स बनाते हैं, मेरे को आज कुछ बच्चों ने नोट्स भेजे, मुझे कुछ लोगों के बहुत अच्छे लगे। तो आप सोचिए, अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे, जैसे ये स्टूडेंट थे, उनका मैंने नोट्स देखे, उन्होंने सारे पॉइंट्स को बड़े अच्छे से लिखा हुआ है ना। यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर सारी चीजों को, अब ये कितना कंसिस्टेंट रहते हैं इस बात के ऊपर करते हैं बहुत सारी चीजें, कि एक दिन नोट्स बनाना और पूरे सब्जेक्ट में नोट्स बना के प्रॉपर रिवाइज करना, ये तो आपका ओवरऑल वो दिखाएगा। जैसे अगर मैं इस नोट्स को देखूं तो मुझे काफी अच्छी बातें इसमें लगी। आप लोगों के रेफरेंस की उन्होंने सारी पॉइंट्स को लिखा हुआ है। अब वो कितना कंसिस्टेंट रहेंगे ये सारी चीजें देखना है। अक्रूवल रेवेन्यू कंसिडर बोथ कैश एंड सेल्स। अब देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये अगर आपको ध्यान में रही तो आपके लिए हमेशा क्वेश्चन आसान होंगे। जैसे आज आप अगले नोट्स में पॉइंट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? कि जो गुड्स ऑन कंसाइनमेंट सोल्ड किया जाता है, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट इज योर इन्वेंट्री। ये क्या है आपकी इन्वेंट्री? नॉट अकाउंट रिसीवेबल। तो ये पॉइंट आप अपने पास डालेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और हाथों हाथ लिखने के कारण इट विल ऑलवेज। लेकिन अगर आपने आज लिखा उसके बाद नहीं लिखा और लाइव क्लास में आना बंद कर दिया, तो फिर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं हैं, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है वो सीपीए नहीं बन सकते। हाँ, अब इसमें एक कैटेगरी और नई नई क्रिएट हुई है आजकल। सर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हम जॉब करते हैं। ये नए 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 आजकल बच्चों के वो आने लगे, अरे जॉब करते हैं तो क्या 24 आवर्स करते हैं? ऐसे कौन सा इंप्लॉय है दुनिया में जो 24 आवर्स जॉब करता है? 2 घंटे आप मत मानो, आपके पास 22 आवर्स है, ये मान के चलो ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब सर इसमें एक स्टूडेंट ने पूछा कि लॉस क्यों जोड़ा हमने। क्या लिखा? क्लेम अगेंस्ट शिपर। अब हमें उससे पैसा लेना है ना, वो रिसीवेबल है कि नहीं, और फॉर गुड्स लॉस्ट, यार उसके पास गुड्स चला गया, हमें उससे पैसा लेना है। तो अब वो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट रिसीवेबल में तो आ ही जाएगा ना, रिसीवेबल में, कि यार हमें आपने हमने आपको गुड्स भेजा था, आपने वो गुड्स रख लिया, लॉस्ट हो गया, अब हम आपको आपसे क्लेम लेना है, तो 3000, इसलिए हम इसको यहां पर क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे। सर कंसाइनमेंट का तो क्लियर है लॉजिक, वो हमारा गुड्स नहीं। और सिक्योरिटी डिपॉजिट तो वापस मिल जाती है। जो चीज आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं वो कभी भी आपका अकाउंट रिसीवेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट इस कोई आपने सेल थोड़ी करी है। ये तो एक तरीके से आपकी एसेट है। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, और अकाउंट रिसीव तो करंट होते हैं, तो दैट्स वाई इसको कंसीडर नहीं किया गया। अरे ट्रांजिट है तो क्या हुआ? ट्रांजिट में लॉस्ट हो गया, वो बोलना चाह रहे गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, इसका मतलब आज भी ट्रांजिट में नहीं है, हम रास्ते में भेज रहे थे, गुड्स लॉस्ट हो गया, हमने उससे बोला अब हमें क्लेम पे करना पड़ेगा। तो 3000 क्या है? हमारी अकाउंट रिसीवेबल है ये। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड बाई एबल मैन्युफैक्चरर कंपनी। ठीक है सर। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? ओपन ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस टू शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द पीरियड एंड। तो आपको ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस दिखाना है यहां पर। तो सबसे पहले कंपनी ने सेल किया है
फॉर द पीरियड कस्टमर विद 30 days टर्म्स, मतलब 150 की हमारी क्रेडिट सेल्स हुई है, ठीक है। उसके बाद सेल बाई कंपनी प्रोडक्ट फॉर द पीरियड ऑफ कस्टमर सपोर्टेड बाई नोट। बताइए क्या ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल है या नहीं है? तो सर ये तो है नहीं, क्योंकि अभी आपने बताया नोट इज नॉट एन अकाउंट रिसीवेबल। तो देखिए यहाँ पे आपके नोट्स में एक पॉइंट और बनना चाहिए कि नोट रिसीवेबल इज नॉट टू बी पार्ट ऑफ। मैं सिर्फ आपको नोट्स बताने की स्टार्टिंग में बता रहा हूं, पार्ट ऑफ एयर, ठीक है। तो ये नहीं आएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड एट द एंड ऑफ द लास्ट पीरियड, क्या हम इसको ओपनिंग बैलेंस मान लें? ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा ना, क्योंकि क्या लिखा लास्ट ईयर का बैलेंस है, तो 3 लाख हमारा ये है, प्लस 1,50,000 450 हो गया हमारा अभी। उसमें से हमें 2 लाख मिल चुका है कलेक्शन। तो 450 माइनस 2 लाख कितना होता है? 250। बात यहां तक समझ में आ जाती है। रेंटल इनकम। अब ट्रेड वर्ड लिखा ओपन ट्रेड, तो क्या रेंटल इनकम को हम मान लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल? नहीं मानते। तो सर ये भी नहीं आएगा। तो कितना आ गया? कितना आया था हमारा? 250। 250 इज द करेक्ट आंसर। कटिंग। तो मैंने आपको बोला कि आपको ऐसे कंसेप्चुअल चीजें को पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आप दोबारा करें, तिबारा करें, चौबारा करें, कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए कि सर नोट रिसीवेबल नहीं आता है। रेंट क्यों नहीं आता है? क्योंकि रेंट आपका ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, वो आपका अदर रिसीवेबल है। बाकी तो इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं थी। चलिए इस क्वेश्चन को, थ्योरी क्वेश्चन को आप करिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फुलाम कॉर्पोरेशन uses the equity method of accounting of 30% ownership। तो हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इट December 31st, year 4, हाउ शुड द रिसील बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अब क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा जूम करेंगे तो इससे, चलिए। इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फूलम कॉर्पोरेशन यूजेस इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर 30% ऑनरशिप ऑफ एंजल कॉर्पोरेशन। हमने एंजल में 30% शेयर होल्ड कर रखा है, इन्वेस्टर हैं, और हमें उसी कंपनी से रिसीवेबल लेना है। क्या करना चाहिए? जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसी से हमें रिसीवेबल है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कैसे डिस्क्लोज करना चाहिए। क्या लगता है आपको? तो सभी स्टूडेंट का कहना है कि सर इसका आंसर, अब देखो कई बच्चों ने ए लिख दिया। क्या हमको, हमने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो ए हो सकता है क्या? नन ऑफ द रिसीवेबल शुड बी रिपोर्टेड, ये कैसे हो सकता है? जया ने आंसर बोला ए, हो ही नहीं सकता। अरे क्या हमने किसी जिसमें इन्वेस्टमेंट किया उसको हम सेल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। तो ये तो बाहर कर दो। 70% शुड बी सेपरेटली, ऐसा कोई क्लॉज हमने पढ़ा है क्या कि जिस कंपनी में हमने शेयर खरीदे उसके 70% को अलग से? जो चीज हमने पढ़ी ही नहीं उसका उल्टा सीधा लॉजिक नहीं लगाना है हमें। और लास्ट वाला बोल रहा है कि इसको इन्वेस्टमेंट में डाल दो। अरे जिसको माल बेचा है वो इन्वेस्टमेंट होगा क्या? नहीं सर, वो हमारे एआर होना चाहिए। तो एआर वाला तो एक ही पॉइंट था। तो कुछ चीजें आपको लॉजिकली करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको लॉजिकली करनी पड़ेंगी, ऐसे उल्टा सीधा दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको सॉफ्टवेयर का सही यूज आना चाहिए। अब जैसे मान के चलो ये जो क्वेश्चन करें इसमें से कोई पॉइंट आपको अच्छा लगता, जैसे यही क्वेश्चन आपको अच्छा लगता, तो आप इसको क्या करो, फ्लैग करो। सारे क्वेश्चन फ्लैग मत कर दो। आपके 10% क्वेश्चन ही फ्लैग होने चाहिए या 15%। अगर इसमें 10 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, 2 या 3 क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि आप फ्लैग करेंगे। पता चला 10 में से 8 फ्लैग करके बैठ गए आप, तो सॉफ्टवेयर का गलत यूज फेलियर की पहली निशानी है। बात समझ में आ गई? उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रेड रिपोर्ट बटन दबा देना। मैं तो जानबूझ के गलत अभी इसमें कम में ही दबा रहा हूँ, आपको पूरा करके दबाना है।
तो आप मुझे बताइए, क्या पहली यूनिट का स्कोर आप लोग भेजेंगे मुझे मेरे ईमेल पर? कितने लोग रेडी हैं कि सर हाँ हम पहली यूनिट तो कंप्लीट कर लेंगे आज ही? मतलब वन जो आपका 5.1 है उसमें केवल 10 MCQ हैं, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। और उसके 4-5 तो मैंने करा दिए, 2-3 क्वेश्चन आपको करना है। तो अगर आपने इसको कर लिया तो आपका स्कोर 90% के आसपास उसमें दिखना चाहिए। कहाँ दिखेगा सर? और मुझे आपकी हिस्ट्री भी दिख जाएगी, तो मुझे आप स्क्रीनशॉट में ये हिस्ट्री भेजना, जो दिखते जाएगी। मैं आपके जब सॉफ्टवेयर को रिव्यू करूंगा। हाँ, ग्लैम एक्सेस जिनका एक्टिवेट नहीं है वो एक बार टीम से बात कर लेना, डेफिनेटली वो आपका करवा देंगे। जो भी आपकी काउंसलिंग टीम के मेंबर हैं, डेफिनेटली दे विल डू सो। ये हमने एक 1.1 को क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया। अब हम मोस्ट एडवांस यानी कि उसकी 5.2 यूनिट क्या की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस के बारे में बात करती है। अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। अब मैं आपको दो वर्ड यहां पे लिख रहा हूं, एक वर्ड लिख रहा हूं क्रेडिट लॉस और एक अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। दोनों में डिफरेंस बताइए क्या है? क्रेडिट लॉस वर्सेस अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। तो सर ये एक प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली चीज है। और ये क्या है? ये आपकी बैलेंस शीट की आइटम है। तो जब आप 1 लाख डॉलर के आपके पास AR थे, उसके ऊपर आप 10% अलाउंस बनाते हैं, तो जनरल एंट्री क्या लिखेंगे? जल्दी लिख दो फटाफट चैट बॉक्स में। तो हम यहां पर एज पर यूएस गैप क्रेडिट लॉस अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस लिखते हैं। ठीक है। ये जो आइटम है आपका कहां पे डेबिट हो जाता है? नेट इनकम में चले जाता है। और ये आपका बैलेंस। तो मैंने क्रेडिट लॉस और नेट इनकम दो वर्ड में बार बार क्यों लिख रहा हूं? कोई लॉजिक बता सकता है? कभी मैं नेट इनकम भी लिख रहा हूं सर, कभी आप क्रेडिट लॉस भी लिख रहे हैं, क्या लॉजिक? ये दोनों को मैं रिप्लेस कर रहा हूं कई बार, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ समझाना थोड़ी है, मेरे को आपका लॉजिक भी बताना है। और लॉजिक समझने के अलावा आपको एग्जाम के सिमुलेशन के लिए भी प्रिपेयर करना है। अगर मान के चलो सिमुलेशन में आपको क्रेडिट लॉस वर्ड नहीं देखने को मिला और जनरल एंट्री पास करनी, तो किसको डेबिट कर मारोगे आप में से बहुत सारे बच्चे डेटर्स को डेबिट कर मारेंगे। किसको डेबिट करना होगा? पीएनडल, यानी पीएनडल को हम 2-3 नाम से डाल सकते हैं, नेट इनकम भी डाल सकते हैं, अगर सिमुलेशन में नेट इनकम भी बोल सकते हैं, और इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, अगर वहां पर ऐसे कुछ वर्ड देखने को मिल जाए तो। तो क्या हम कसम खा के बैठेंगे कि सर ने क्रेडिट लॉस बताया था तो क्रेडिट लॉस को ही ढूंढना है, रिप्लेस किया जाए? क्योंकि क्रेडिट लॉस इटसेल्फ डेबिट किस में होगा? नेट इनकम में जाएगा। पीएनडल वर्ड यूएस गैप में है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूएस गैप में है नहीं, तो जनरली वो नहीं होगा। 99.9 केसेस में नहीं होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, अच्छा, आज टेलीग्राम में कई बच्चों को लिंक नहीं मिला बोल रहे हैं। एक मेरे को मैसेज आया है मेरी काउंसलर का, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो लिंक डाल दिया था, सुबह डाल दिया था। हम्म। मेरे काउंसलर का फोन आ रहा है कि बोले सर लिंक नहीं था, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सब लोग पहुंचे हैं तो टेलीग्राम से ही पहुंचे होंगे। मुझे बता दो टेलीग्राम में लिंक था कि नहीं बेटा आज? हम्म। था ना? और कितने बजे डाल दिया था? कोई बच्चे, मेरे को मेरी काउंसलिंग टीम का फोन आ रहा है कि बोले सर टेलीग्राम में लिंक नहीं था। जबकि मैं टेलीग्राम में देख रहा हूँ, मैंने 10 बज के सुबह ही डाल दिया था यार, 10 बज के 20 मिनट पे डाल दिया।
चलिए, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपकी भी क्लास किसी दिन मिस हो जाएगी अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करेंगे। तो टेलीग्राम अपने पास डाउनलोड कर लेना। तो चलिए, हम यहां पर थे अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। आगे बढ़ जाते हैं। अब कल भी मैंने बताया था, क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ये 10% आपने बनाया है ना। तो ये इस साल का वेट डेप्थ है या नेक्स्ट ईयर की है? नेक्स्ट ईयर हो सकता है, ये करंट ईयर का है। पहला तो क्वेश्चन यही है सर। दिस दिस इज नेक्स्ट ईयर लॉस। ये करंट नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर में लॉस होगा, लेकिन आज हम बना लेते हैं। बना हम आज ही लेते हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट में ही इसको डेबिट कर देते हैं, लेकिन डूबने वाला तो फ्यूचर में है। तो ये एक कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है। तो इस कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही हमें क्या करना चाहिए, लॉस को बुक करना है। तो कई बार, अच्छा, इसका ओपनिंग बैलेंस इस अलाउंसेस का क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? पहला क्वेश्चन ये भी है आपके। ये बैलेंस क्रेडिट होता है या डेबिट होता है? तो सर जनरली ये बैलेंस तो क्रेडिट ही होता है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि ओपनिंग बैलेंस अलाउंसेस का 4,000 है क्रेडिट, और हमें करंट ईयर में लेट से हमारे 2 लाख के AR हैं, करंट ईयर मतलब 2026 में, है ना। ओपनिंग बैलेंस आपका 4, और मुझे 10% का बैलेंस मेंटेन करना है। बताइए, लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना बुक करूं? ये आंसर मुझे चाहिए आपसे। तो एवरीबॉडी ऑन द सेम लाइन, 16,000 सर। ऑलरेडी आपका बैलेंस 4,000 बना है और आपको 20 का मेंटेन करना है। तो एग्जाम में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, 20 भी मिलेगा और 16 भी मिलेगा। तो करेक्ट आंसर ये होगा कि सर ऑलरेडी 4 बना है, तो हम तो क्लोजिंग के ऊपर बना रहे हैं। तो 2 लाख का 10% था 24, ऑलरेडी बना है, तो हमें कितना बनाना पड़ेगा? 6,000। लेकिन अगर यहां पर मैं क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस लिख दूं, नेगेटिव बैलेंस लिख दूं, तो कितना आंसर होगा? तो वेरी सिंपल, डेबिट बैलेंस को हम एक तरीके से नेगेटिव के रूप में लिख सकते हैं कि सर आप इसको 4,000 माइनस कर दो, आपको 20 और बनाना है ना। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? 20 + 4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बात समझ में आती है? सबको क्लियर हो गई है ये बात कि सर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, क्योंकि सर ने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे सॉफ्टवेयर से करे हैं, तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर डेबिट है तो प्लस करना है, और क्रेडिट है तो, डेबिट है तो प्लस करना है, और क्रेडिट है तो माइनस करना है। ठीक है। चलिए, तो अब हम आपको एक फॉर्मेट सिखाने जा रहे हैं अलाउंसेस का बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए। अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। तो सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। इसके अंदर ऐड क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? ये किस कारण से बढ़ता होगा? आंसर करो। किन कारण से बढ़ना चाहिए? AR फॉर द ईयर, कई बच्चे लिख रहे AR, या मतलब अगर मैं गुड्स सेल करूंगा तो ये मेरा बैलेंस बढ़ेगा क्या अलाउंसेस का? नहीं बेटा, ये क्रेडिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर के कारण इनहेंस होगा। क्रेडिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। सर एग्जाम्पल से समझाइए। चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। लेट से 1 लाख का आपका डेटर्स था, डेटर्स आपने 10% बनाया है ना, ये 2025 में। ठीक है, तो यहाँ 2025 में आप यहाँ पे 10,000 लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस 26 के लिए, 1 लाख का 10%। अब मान के चलिए 2026 में आपके डेटर्स, आपके डेटर्स 4 लाख हो गए, और आपको अभी भी 10% मेंटेन करना है। तो बताइए क्रेडिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना लिखूं? ये मुझे आंसर चाहिए आपसे। तो सर वेरी सिंपल, 4 लाख का 10% रखना है,
तो वो होता है 40, ऑलरेडी 10 बना है, इसका मतलब हमें 30 रखना पड़ेगा। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर 40 हो जाएगा सर, ये बात हमें समझ में, ठीक है। अब अगर मान के चलिए, अब मैं क्वेश्चन को फिर से चेंज कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको छोटे छोटे एग्जांपल लेके समझाना है। मैं यहां से चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। 10 + 30 है ना, ये हम सारा हटा देते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक चीज तो बड़ा क्लियर होगी कि सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। एक कल चीज मैंने आपको बताई थी, जो बेड डेप्स रिटर्न ऑफ होती है, उसके कारण इसका बैलेंस क्या होता है, लेस होता है। और उसके बाद ओपनिंग क्रेडिट लॉस, इससे क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाता है। सबको ये बात समझ में आ चुकी है? अगर मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल अभी दूं करने के लिए, क्योंकि अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा तो सारा काम खराब हो जाएगा। क्या राइट नाउ आप कर पाएंगे? हाँ, अभी रिटर्न ऑफ का हम समझाएंगे। चलिए, तो मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने गुणवान आपका व्यक्तित्व है। आपसे ग्रैंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करना चाहिए रिवीजन के टाइम। नहीं तो आप एंड तक देख लेंगे, मेरा सॉल्यूशन तो आपकी सही प्रैक्टिस नहीं होगी। तो मैं अभी आपको यहां लिख के दे रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ AR 9 लाख डॉलर। ठीक है सर, और ये ओपनिंग बैलेंस यानी 2025 में जब कभी भी ओपनिंग बैलेंस लिखूं तो आप समझो कि हम 2025 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सॉरी, है ना। ओपनिंग इन हमारा लास्ट ईयर 2025, करंट ईयर 2026। और सेम चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस, लेट्स से 90,000। तो ओपनिंग AR 9 लाख, ये 90,000। अब हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल कर दी, लेट्स से 4 लाख की। बेड डेप्स हो गई मेरी 1,20,000। ठीक है सर, और मुझे कैश रिसीव हुआ है $50,000। ये सारा मैं आपके सामने एक सिचुएशन डाल दे रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। मैं बस इतना दे रहा हूं, क्रिएट 12% अलाउंसेस ऑन ईयर। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि अलाउंसेस जो हमेशा क्रिएट होता है वो क्लोजिंग बैलेंस पर होता है। ये बात आपको पता है कि नहीं? अलाउंसेस हमेशा क्लोजिंग बैलेंस पर ही क्रिएट होगा। आपको मुझे पूरा का पूरा लॉस कितना डेबिट करना चाहिए ये फिगर बताना है। आपने मुझे क्रेडिट लॉस का फिगर बताना है, क्रेडिट लॉस का फिगर बताना है, और बैलेंस ऑफ अलाउंसेस, दोनों चीज एक साथ लिखना है। और AR का भी बैलेंस लिखना है। ये तीनों चीज आपको अभी यहीं पे लिखना है। क्रेडिट लॉस कितना होगा, बैलेंस ऑफ अलाउंस कितना होगा, AR बैलेंस कितना होगा, ये सारी चीजें आप लिखिए। सो क्लोजिंग बैलेंस लिखा है कुछ बच्चों ने, कुछ ने
एक साथ एक ही चैट में दोनों चीज लिखिए। क्लोजिंग बैलेंस 135,600, क्रेडिट लॉस 135,600, AR 113। चलिए, तो मैं अब आपको दोनों चीज एक साथ सिखाता हूँ। ये डेटर्स डेटर्स लिख रहा हूँ कन्वीनियंट के लिए। नहीं भैया, AR ही लिख दो सर, AR लिख। और एक लिख रहा हूँ अलाउंसेस, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। तो AR का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया है सर, 9 लाख, ये लिख दिया 9 लाख। अलाउंसेस फॉर क्रेडिट बैलेंस का 90,000। चलिए, सेल करिए ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ लिखो सर सेल। तो सेल आपने करी है 4 लाख। अलाउंसेस में तो सेल का कोई लेना देना नहीं है ना, ओपनिंग बैलेंस अलाउंसेस। चलो, कैश रिसीव, कैश रिसीव का भी कोई लेना देना नहीं होता अलाउंसेस में। कैश रिसीव कितना है? 50,000, माइनस कर दो 50,000। बेड डेप्स, तो बेड डेप्स कितनी थी? -120, ये इधर जरूर आएगी। तो सर ये 9 लाख प्लस 4 लाख माइनस 50,000 माइनस 1,20,000, ये आपका 11,30,000 सबका आ गया होगा। AR का बैलेंस तो सबका यही होना चाहिए। जी सर। अब आपने अलाउंसेस पे करना है, तो अलाउंसेस का क्लोजिंग बैलेंस तो हमें पहले से पता होता है सर। क्लोजिंग बैलेंस में हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो इसके ऊपर बनना है, तो इसका 12%। तो 11,30,000 का 12%, 135,600 ये हो गया। ये तो बहुत सिंपल काम था। तो हमारा जो ये वाला था बैलेंस फॉर अलाउंसेस, तो ये आ गया। ठीक है। अब आपने सर एक चीज सीखी थी एड फॉर्मेट में, क्रेडिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, वो अभी हमें पता करना है। और हमें एक चीज पहले से पता है कि लेस होती है बेड डेप्स। तो सर बेड डेप्स को कितना लेप्स करें? -120। तो अब अगर हमें ये लेकर आना है, तो हम ये रिवर्स कैलकुलेट करके यहां पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? कि ये प्लस माइनस भी मुझे सिखाने पड़ेंगे? हम्म, दिस इज द करेक्ट आंसर। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि सर ये 90,000 थी, उसमें से 120 की बेड डेप्स होगी, मतलब एक्सेस हो गई, तो ये बैलेंस डेबिट में चला गया। और आपने बोला था सर कि जो चीज डेबिट में चली जाती है वो प्लस कर देते हैं। तो सीधा गणित है, 30,000 प्लस 135,600, तो 165,600 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही था वो ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दें, सारा क्वेश्चन जो सही था। ऑल राइट, सनप्रीत कौर, बाकी सनप्रीत सिंह, सॉरी, मोहम्मद जावेद, अगर आपका गलत हुआ तो आई एम रियली कंसर्न फॉर यू, बिकॉज आपने CPA की फार मेरी पूरी पढ़ ली है, यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम। सही था अपना, गलत था थोड़ा बहुत? कितने लोगों को पूरा समझ में आ गया सर ये क्या था हमारे? तो बेटा, अगर ये ऊपर से नहीं जाना चाहिए कुछ, ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का ही कॉन्सेप्ट है, मैं इसको एडवांस नहीं मानता। ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं मुझसे फंडामेंटल लेक्चर में। इसको आप ये मत कहना कि सर ये एडवांस लेवल था, बेटा इससे एडवांस चीजें हमें पढ़नी है। कितने लोगों को पूरा समझ में आ चुका है सर? पूरा का पूरा आना चाहिए, क्योंकि इसके बियॉन्ड में अब एक और चीज समझाने जा रहा हूं। ये नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत आएगी आगे सिमुलेशन में। ये मुझे 100% परफेक्ट चाहिए। अच्छा, अपनी स्पीड तो ठीक चल रही है ना बेटा, तेज वेज करने की तो जरूरत नहीं है। हम्म। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, वो जिनको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो यस कर दें पोल में। पूरे कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर है, फटाफट पोल का आंसर दे दो ताकि हम आगे बढ़ जाएं।
क्योंकि आज मैंने ग्रुप पे भी पोल किया था, एक बच्चे ने बोला उसको समझ में नहीं आ रहा है पहले क्लास में, बाकी तो सारे, ये देखो 97, ये की कोई स्टूडेंट है, ये 31 में से एक बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा, एक का तो हम कुछ कर नहीं सकते बेटा। चलिए, तो वो सारी चीजें क्लियर है। सर क्रेडिट लॉस की डेफिनेशन क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। डेफिनेशन या कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्रेडिट लॉस मींस व्हाट? क्या हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर जो भी हम अलाउंसेस क्रिएट कर रहे हैं, वही क्रेडिट लॉस है, विच यू आर एक्सपेक्टिंग कि हमें फ्यूचर में लॉस हो सकता है, वही हमारा क्या है? क्रेडिट लॉस है। तो क्रेडिट लॉस इज करंट ईयर लॉस। क्रेडिट लॉस इज ए करंट ईयर लॉस। तो सर अब अगर मान के चलो, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 120 की बेड डेप्स हो गई, अगर मान के चलो बेड डेप्स की रिकवरी हो जाती, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकवरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर बेड डेप्स रिकवरी हो जाएगी, 100% लिख लीजिए, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए? मैंने अपने फंडामेंटल लेक्चर में बताया। तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको, इसके कारण एआर पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? पहला क्वेश्चन तो ये, एआर पे कितने लोगों को लगता है एआर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? वो हाँ में लिखते जाए, जिनको ना लिखता है वो ना लिख दें, जिनको कुछ नहीं लिखता वो कांड से भी लिख दिया करें बेटा, दोनों लैंग्वेज अलाउ है अपने यहाँ। अब मेरे, आपने जिन लोगों ने यस लिखा उनसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मान के चलो इस क्लास में एक स्टूडेंट, किसी का भी नाम लिख लेते हैं, रेंडमली नाम लिख लेता हूं शाहरुख खान, ताकि किसी का नाम से कोई हर्ट ना हो जाए। मान के चलो एसआरके करके मेरा एक स्टूडेंट है, उससे मुझे 5,000 लेने हैं। उसने डुबो दिया, बोले नहीं दे रहे सर। लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि यार सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसने मेरे अकाउंट में 5,000 डिपॉजिट कर दिए। ये क्या है? बेड डेप्स रिकवरी है कि नहीं है? क्या जो पैसा मुझे मिल गया वो मेरा डेटर्स होगा कभी भी? क्या उसके कारण मुझे डेटर्स को बढ़ाना चाहिए? जो पैसा मुझे मिल गया वो मेरा डेटर्स कैसे हो सकता है? तो हाउ कैन यू से दैट कि सर ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल है? तो अकाउंट रिसीवेबल तो बिल्कुल नहीं है सर। जो चीज आप राइट ऑफ कर चुके हो वो आपका एआर तो है नहीं। तो सर कैश तो मिला, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन जब आप मुझे बताओ कि जब आप अलाउंसेस बना के रखते हो तो सारा बेड डेप्स कहां से सेट करते थे? कल का लेक्चर याद करो, जब आपने अलाउंसेस ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था तो बेड डेप्स को अलाउंसेस से माइनस करते थे। तो जब बेड डेप्स को अलाउंसेस से माइनस करते थे, वही बेड डेप्स आपको वापस मिल जाए तो क्या करना चाहिए? अलाउंसेस के बैलेंस को क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको 100% तकलीफ दे सकती है जनरल एंट्री। आप में से बहुत सारे लोग बीकॉम करे होंगे इंडिया से, वो यहाँ पे एक एंट्री ढूंढते फिरेंगे एग्जाम में, अलाउंसेस की जगह बेड डेप्स रिकवरी ढूंढते फिरेंगे। ये इंडिया के कॉन्सेप्ट को छोड़ दो बेटा, हम अमेरिका की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। बेड डेप्स रिकवरी नाम का कोई वर्ड यूएस में नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है? अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, ठीक है, फॉर क्रेडिट लॉस को ही आपने, बात समझ में आ गई आप सभी के? भूलेंगे तो नहीं आज का लेक्चर? तो सर ये जो सारी चीजें हमने पहली यूनिट पढ़ ली थी, अब हम आगे आ जाते हैं। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। सर ट्रेड रिसीवेबल एंड नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट अकाउंट रिसीवेबल दैट आर रिपोर्टेड नेट अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी। तो आपको बैलेंस शीट में एआर को नेट ऑफ अलाउंसेस ऑफ क्रेडिट बैलेंस क्या करना पड़ता है? शो करना पड़ता है। तो आप मुझे बताइए, क्या हम इसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लिखते हैं एआर को, या सीधे ग्रॉस वैल्यू पे लिखते हैं?
तो सर ना तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज किया जाता है और ना ही इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती। एआर की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली जाती। तो अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, यानी कि जो पैसा हमारा डूब सकता है, एंड कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट लॉस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूएस में दो मेथड चलती हैं। एक होती है क्रेडिट लॉस वाली, जिस और एक होती है आपकी डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड। डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड का मतलब यह होता है कि जब एक्चुअल में लॉस होगा बुक करेंगे, मतलब हम प्रोविजन बनाएंगे ही नहीं। एक होता है डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड, दोनों में समझ लीजिए आप। डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड, और एक आप बोल रहे हैं सर अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। ठीक है सर। तो सबसे पहली, अलाउंसेस मेथड यूएस गैप परमिट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, यूएसए गैप आपका अलाउंसेस मेथड परमिट करता है। और डायरेक्ट मेथड जो है वो नॉट एज पर यूएसए गैप, क्योंकि यूएस गैप बोलता है हमें अक्रूवल मेथड को फॉलो करना है। अक्रूवल मेथड, तो अगर आप अक्रूवल मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो यूएस गैप यही बोलता है। और ये नॉट परमिट, डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मतलब सर हमने प्रोविजन बनाना ही नहीं है, जब हमारा एक्चुअल लॉस हो तभी हम सीधे बुक करेंगे। तो कॉमन सेंस से बताइए डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हो सकती है, कौन सी मेथड में परमिटेबल होगी? तो सर वी कैन से इट इज अंडर द कैश मेथड, बट कैश मेथड इटसेल्फ अक्रूवल बेसिस नहीं है, और कैश मेथड एज पर यूएस गैप अलाउड नहीं है। ये बात भी आपको समझ में आ गई सर? सो डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड इज नॉट अलाउड अंडर दी गैप। तो ये लाइन आपको क्या करनी है, याद रखनी। बाकी जनरल एंट्री आपको पूरी आ गई है, क्रेडिट लॉस, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, रिवर्स कर देंगे ये सारी चीजें। तो ध्यान रखिए यहां पर ये एंट्री को ध्यान रखना बहुत जरूरी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल। देखकर बताओ ये वाली एंट्री कौन सी है, मैं देखना चाहता हूं कि आप सेल्फ पढ़ते तो ये कौन सी एंट्री है, ये वाली जो है। सर ये बेड डेप्स की एंट्री है, क्योंकि आपने एआर को कम किया है और अलाउंसेस को डेबिट किया है। और अलाउंसेस को हम कब डेबिट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो जब बैलेंस शीट में जो अमाउंट लिखा जाता है वो कैरिंग अमाउंट लिखा जाता है, कैरिंग अमाउंट। और कैरिंग अमाउंट कैसे आता है, ग्रॉस अकाउंट रिसीवेबल माइनस अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने कल ही बता दी थी, आप बताना सर दोबारा रिपीट करूं या ना करूं। मैं देखना चाहता हूं कितनों को ये बात क्लिक हो गई। कल आपने बता दी थी सर, राइट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट हैज नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंस। और ये लाइन भी मुझे नहीं बताना चाहिए कायदे से, लेकिन ये दोनों लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ डू नॉट अफेक्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट इनकम, sorry, net amount receivable balance because the reduction of gross account receivable and the allowances are the same। ये लाइन में कॉल कल आपको विद एग्जाम्पल समझा चुका हूं दोनों, और ये एमसीक्यू में भर भर कर आपको देखने को मिल सकती है। और आप एमसीक्यू में पूछेंगे तो भी आपका डाउट सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर आपने कल इस बात को याद नहीं रखा तो। कितने लोगों को रिमाइंड हो गया कि हाँ सर आपने कल इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझा दिया था। अब आप ये मत बोलना कि सर फिर से पढ़ा दो, तो हर क्लास में पीछे का भी पढ़ाना पड़ जाएगा मुझे। मैंने कल भी बताया था कि प्रोविजन में से माइनस करके, वो मेरा 15,000 का एग्जाम्पल याद रखना, 150 माइनस 15, 135, और उसमें से मतलब याद आ गया सबको कि नहीं? और मुझे बताइए कितने लोगों ने इस पॉइंट को अपने नोट्स में जगह दी है, अगर आपने बनाए हैं तो। अगर आपने इस पॉइंट को नोट्स में जगह नहीं दी, आप इसी पॉइंट्स के ऊपर उलझेंगे। और अगर आपने मेरा पॉज करके वो एग्जांपल देखना, मैंने उसमें 150 माइनस 15 बोला, कल का लेक्चर आप डेफिनेटली उसमें कंसिडर करना। तो सर अलाउंसेस हमेशा परसेंटेज में हम मेजरमेंट करते हैं। जी सर। तो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस पे निकालना पड़ता। अब मुझे बताइए, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर,
मिडबर्ग कंपनी हैज फॉलोइंग अनएडजस्टेड अकाउंट बैलेंस। हमारा AR है 100,000, 1 लाख का। अलाउंसेस ऑलरेडी क्रेडिट लिखा है, ठीक है, और हमें 6% बनाना है। तो अगर 1 लाख का 6% होता 6,000, बट ऑलरेडी 2 का बना है, तो कितना और बना दें? 4,000 का तो हमने 4,000 का बना दिया ये। तो ये जो 4,000 का बनाया है, ये ड्यूरिंग द ईयर है या क्लोजिंग बैलेंस है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय ये भी पूछा जाएगा, ये क्लोजिंग है या ड्यूरिंग द ईयर है 4,000। सर ये 4,000 ड्यूरिंग द है, क्लोजिंग तो आपका 1 लाख का 6% है ये वाला। ये गलती आप कर जाएंगे। ये हमारा क्रेडिट लॉस है, ये लिखा है क्रेडिट लॉस। तो क्वेश्चन करते समय, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय, दो चीजें बहुत ज्यादा आपको तकलीफ देंगी। एक तो लैंग्वेज में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्रेडिट लॉस और बैलेंस ऑफ अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्रेडिट लॉस और बैलेंस फॉर अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस में, दोनों में क्या फर्क है? सर ये P&L की आइटम है, पहले भी बताया था, P&L या नेट इनकम की, और ये बैलेंस शीट की आइटम है। ये ड्यूरिंग द ईयर है, ये एज ऑन है। दोनों में छोटा छोटा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपसे ये चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास एजिंग शेड्यूल दिया होगा हमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे बताओ, एजिंग का मतलब यही होता है ना कि जो जितने डेटर्स जितने लंबे समय तक आउटस्टैंडिंग है, दैट इज कॉल्ड एजिंग शेड्यूल। तो आप मुझे बताओ, जो जिसका आउटस्टैंडिंग लॉन्गर पीरियड है, उसके डिफॉल्ट के ज्यादा चांसेस हैं या डिफॉल्ट के कम चांसेस हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, जिसने बहुत लंबे समय तक पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब सर ये वाले जो 90 डेज या 100 डेज से ऊपर, उसके ऊपर सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा। तो जैसे यहाँ लिखा है, ओवर द 90 डेज 20% बनाना है, जो 30 डेज से लेकर आउटस्टैंडिंग उनके ऊपर 2% बनाना है। तो सर हमारे बैलेंस हम यहाँ से ढूंढ ले, 70 पे 2%, 31 से 60 पे वो बोल रहे हैं 12%, 61 to 90 पे 15%, और मोर देन 90 पे कितना, 20%। तो क्या आप इन बैलेंसेस के ऊपर परसेंटेज निकाल के AR का बैलेंस बना लेंगे या नहीं? ये AR, ये क्रेडिट लॉस है या क्लोजिंग बैलेंस होगा? अगेन क्वेश्चन मेरा ये है, ये क्रेडिट लॉस होगा या क्लोजिंग होगा? अगेन आपको बोलना है। सर हु विल डिसाइड द परसेंटेज? कंपनी की पॉलिसी हो सकती है डिसाइड करना। चलिए तो जरा इसके अंदर बैलेंस बताइए, क्रेडिट लॉस कितना आना चाहिए, फटाफट कैलकुलेट करके बता दो, चैप्टर ही खत्म होने वाला है, और कल का संडे का टास्क मिलने वाला है, साथ साथ चलना पड़ेगा। तो सर ये 5280 बन गया है, ये क्लोजिंग है या ड्यूरिंग द ईयर है? अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर ये क्लोजिंग है, ठीक है, और ऑलरेडी कितना बना था प्रीवियस क्वेश्चन में, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2,000। तो हमें कितना बनाना पड़ेगा? 3280 बनाना पड़ेगा। आई गेस आपको सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है सर, ये बात हमें यहां पर, और मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हो जाए, तो हमें क्रेडिट लॉस के बैलेंस को क्या करना पड़ता है? क्रेडिट लॉस के बैलेंस को बढ़ाना पड़ता है। और ये पूरा का पूरा सक्सेस टिप्स में यहाँ पे जो दिया, मैं आपको फॉर्मेट पहले ही समझा चुका हूं कि ओपनिंग बैलेंस, देखो क्रेडिट लॉस एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज पीरियड जो ऐड करते हैं, अकाउंट रिसीवल राइट ऑफ यानी बेड डेप्स इसको माइनस करते हैं, और कलेक्शन जो होता है उसको ऐड करते हैं, और इसके बाद क्या आता है? तो अगर कोई एक फिगर मिसिंग कर दिया जाए, तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं या नहीं कर सकते? मेरा आपसे क्वेश्चन है, बैलेंसिंग फिगर निकालना इट्स डिफिकल्ट टास्क? नहीं सर। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसको आपने केवल रीड करना है, काफी बड़ा क्वेश्चन जो दिया है,
वुमेन, तो यहां पर हमारी 5.2 भी क्या होती है, फिनिश होती है। और अब यहां पर हमारा एक टारगेट शुरू होता है आप लोगों के लिए। अब आपको ये कल संडे को पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप संडे का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत आ रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रेशराइज तो नहीं करना चाहता, बट करना पड़ रहा है कि कल की आपकी एक ड्यूटी है। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर देखने के बाद आपको सिर्फ संडे में 36 क्वेश्चन करना है। क्या ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मेरी? और नोट्स बनाना है, क्योंकि कल मैं ये खत्म कर दूंगा दोनों। सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन कि सर ये कर लें, कल हम इन दोनों को फिनिश कर देंगे और सीधे हम मूव ऑन हो जाएंगे सिमुलेशन पर अगले संडे। तो कमिंग संडे हमारे सिमुलेशन की क्लास होगी, क्योंकि कल हम इसको फिनिश कर देंगे। तो आपके पास कल संडे का डे है। अब आपके पास पूरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होगा। फ्राइडे को मैं क्लास लूंगा सिमुलेशन की, सैटरडे को भी क्लास लूंगा सिमुलेशन की। संडे मैं नई यूनिट स्टार्ट कर दूंगा। अगले संडे में स्टार्ट करूंगा। कल होगी ना क्लास? कल संडे है ना? कल ये खत्म करेंगे ना? अभी खत्म कर देंगे तो फिर आपको ये 36 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करोगे आप लोग? तो कल मैं इसको खत्म कर दूंगा। फिर आपके पास मंडे, मैंने बोला आपको मेरे साथ चलना है इस बार। इस बार आपको मैंने आपके भरोसे छोड़ा नहीं है। मैं बहुत बार बच्चों को उनके भरोसे छोड़ देता था। अब मैंने ये कसम खा ली है कि मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा जब तक आप लोग जो लाइव क्लास में नहीं आए। लेकिन आज जनसंख्या और कम हो गई है। कल 46 थे, आज 7 बच्चे और नहीं आए। हाँ, टाइमिंग यही रहेगा इसका। और जो बच्चे लाइव नहीं आ पा रहे वो रिकॉर्डिंग में साथ साथ रहें और एटलीस्ट संडे आ जाए। उनके पास संडे का कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सर संडे हमारा ऑफिस होता है। किसी का नहीं होता, संडे हॉलीडे होती है। तो कल का एक टारगेट आपका मिल गया है आपको। तो कल के बाद आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे, लेकिन आपका एक सिंपल सा टारगेट फिर से समझ लीजिए। ये 10 क्वेश्चन और ये 26 क्वेश्चन की मुझे रिपोर्ट आ जाना चाहिए कल शाम तक। तो कल आप मुझे भेज देंगे, कल मैं इस यूनिट को क्या करूंगा, फिनिश करूंगा। तो सॉफ्टवेयर के एक्सेस के लिए आप एक बार टीम से बात कर लीजिए। कल मैं आपसे मिलता हूं, इस यूनिट को फिनिश करेंगे। और नेक्स्ट संडे से पहले, आप मतलब नेक्स्ट फ्राइडे से पहले आपको ये सारी यूनिट रिवाइज करके आना है। सर कैन यू ऑल्सो गाइड फंडामेंटल सेशन? फंडामेंटल सेशन के लिए मैंने एक मीटिंग ली थी। जो बच्चे नए हैं, कल मॉर्निंग 11 बजे मेरी एक जूम सेशन है। जो नए बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनको अगर फंडामेंटल समझना है। वो एक बार टीम से बात कर लेना। कल 11 बजे मेरी एक स्टूडेंट के साथ में मीटिंग है। अगर वो इस क्लास में नहीं है, जसप्रीत कौर के साथ में है, तो उसमें आप भी आ सकते हैं। अभी फंडामेंटल के बारे में भी गाइड करेंगे। तो कल मॉर्निंग 11 AM ओनली न्यू स्टूडेंट। ओल्ड स्टूडेंट कोई नहीं आएंगे, पहले बोल रहा हूं। ओनली न्यू स्टूडेंट। मैं टेलीग्राम पर भी उसका लिंक डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।